नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सिंगराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 216.8 अंक हासिल किए। क्वालिफिकेशन राउंड में सबसे अधिक स्कोर करने वाले मनीष नरवाल का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा और वह 7वें स्थान पर आए। दूसरी ओर सिंगराज क्वालिफिकेशन राउंड में 6ठे स्थान पर थे, लेकिन फाइनल में 3रे स्थान पर आए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह 8वां पदक है। इनमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। जलियांवाला बाग के परिसर के नवीनीकरण को लेकर विवाद हो गया है। इस नवीनीकरण को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार ने जलियांवाला बाग के गलियारों में लेजर लाइटें, दीवारों पर भित्ति चित्र जैसी चीजें बना दी हैं। ये वही गलियारे हैं जिनमें से जनरल डायर ने घुसकर भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। इसके अलावा जिस कुएं में लोग कूद गए थे उसको भी काफी सुसज्जित कर दिया गया है। इसके अलावा घटनाओं को समझाने के लिए डेली साउंड लाइट शो भी शुरू किया गया है। इसी को लेकर इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चमन लाल ने कहा कि इतिहास को विकृत किया गया है। उनका कहना है कि जलियांवाला बाग जाने वाले लोगों में दर्द पीड़ा की भावना होती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको सुंदर बगीचा बनाकर इसको एक आनंद करने वाली जगह बनाने की कोशिश की है। ये कभी सुंदर बगीचा नहीं था। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर इतिहासकार एस इरफान हबीब ने कहा कि इसमें इतिहास की कीमत पर बदलाव किए गए हैं। उनका कहना है कि जलियांवाला बाग को बिल्कुल चमकीला और भड़कीला बना दिया गया है। यहाँ दीवारों पर भित्ति चित्र क्यों बनाए गए हैं? इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि इतिहास को ही फिर से लिखा और पुनर्निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुएं को कवर करने की क्या जरूरत थी, ये बहुत ही दुखद है। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। राहुल ने कहा कि हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। अमेरिका ने रविवार को जिस ड्रोन हमले से इस्लामिक स्टेट खुरासान को निशाना बनाए जाने का दावा किया था, उसमें एक ही परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। उनमें 7 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में अमेरिकी चैरिटी संगठन और अमेरिकी सेना के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। ड्रोन हमले में अफगान नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्टों पर पेंटागन ने भी आशंका को स्वीकार किया कि ड्रोन हमले में अफगान नागरिक मारे गए थे, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि किसी भी नागरिक की मौत वाहन में विस्फोटकों के विस्फोट से हुई थी जिसे निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी सैनिक भी लौट गए हैं। अमेरिका ने इसकी पुष्टि की और तालिबान ने भी। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में संघर्ष करता रहा। अब कट्टरपंथी इस्लामी तालिबान सत्ता में आ चुका है। आखिरी अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद काबुल में मंगलवार तड़के जश्न में गन फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं और तालिबान ने इस घटना को एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की वापसी बड़े उथल पुथल के दौर में हुई। हजारों अफगान नागरिक भी देश छोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन वे नहीं निकल पाए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने आज सुबह काबुल हवाई अड्डे पर जाकर मीडिया को संबोधित किया। तालिबान ने कहा, ये जीत सभी अफगानों की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दुनिया को सबक सीखना चाहिए था और ये जीत का सुखद क्षण है। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे राजनयिक संबंध चाहते हैं। मानवाधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार बनने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। इसके साथ ही ऐसे बहुत से लोग अफगानिस्तान में ही छूट गए हैं जिन्होंने अमेरिका और सहयोगी बलों की मदद की थी। ऐसे लोगों को तालिबान घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं। डेली मेल के अनुसार तालिबान न केवल घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं, बल्कि घरों पर चेतावनी लिख रहे हैं कि वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के अनुसार चेतावनी में तालिबान लोगों को तालिबान की अदालत में आने को कहते हैं, जहां उनकी सजा की घोषणा की जाएगी। डेली मेल ने बताया कि घरों पर चिपकाए गए पत्रों में चेतावनी दी गई है कि अदालत में उपस्थिति नहीं होने पर मौत की सजा सुनाई जाएगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार तालिबान बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है। वो महिलाओं को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। अफरीदी ने कहा कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने मंगलवार सुबह 3 महिलाओं सहित सुप्रीम कोर्ट के 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में ये पहली बार है कि एक समय में 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली है।
सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये समारोह कोर्ट परिसर के सभागार भवन में आयोजित किया गया। हरियाणा के किसान संघों ने सोमवार को करनाल में एक बैठक की और किसानों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा लाठीचार्ज में चोट लगने के बाद जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे और परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी की भी मांग की गई और घायल हुए किसानों को 2 लाख रुपए की मांग की। किसान संगठनों ने कहा कि अगर 6 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे करनाल मिनी सचिवालय की अनिश्चितकालीन घेरेबंदी करेंगे। असम कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन खत्म कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि AIUDF द्वारा रहस्यमय रूप से बीजेपी और मुख्यमंत्री की तारीफ किए जाने के कारण ये फैसला किया गया। वहीं इसको लेकर AIUDF के अमीनुल इस्लाम ने कहा कि ये कांग्रेस द्वारा एक बहुत ही अपरिपक्व निर्णय है और एक ऐसा कदम है जो अंततः बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। अमीनुल ने कहा कि असम में बीजेपी को बाहर करने का एकमात्र तरीका छोटे दलों का गठबंधन है। भारत में पिछले एक दिन में 30,941 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 350 लोगों की जान गई है। सोमवार को 14 लाख सैंपल्स की ही जांच की गई थी, जबकि साप्ताहिक औसत 17 लाख से ज़्यादा है। वहीं केरल में 19,622 मामले और 132 लोगों की मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 3,741 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,70,640 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।